NFO न्यू फंड ऑफर। पिछले कई महीनों से म्यूचुअल फंड में NFO का बाजार काफी ठीक ठाक है। कई सारे NFO हर सप्ताह लॉन्च हो रहे हैं। पब्लिक का रिस्पांस भी, इन्वेस्टर्स के रिस्पांस भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। और इसी क्रम में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने एक NFO लॉन्च किया है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड। ये एक नई थीम पे आधारित म्यूचुअल फंड है। तो आज हम चर्चा करेंगे निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड की, इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड ये एक थीमेटिक फंड है। ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। ये स्टार्ट होगा 9 अगस्त से और NFO क्लोज होगा 23 अगस्त 2023 को। इसका अलॉटमेंट जो यूनिट्स का होगा विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द NFO क्लोजर, मतलब 13 अगस्त के 5 दिनों के अंदर, 13 अगस्त के बाद 5 वर्किंग डेज के अंदर यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी और वो फिर रीओपन होंगी जब अलॉटमेंट जिस दिन होगा उसके 5 बिजनेस डे के अंदर में। इनका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इनका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स है और इसमें आम म्यूचुअल फंड की तरह प्लान और ऑप्शन डायरेक्ट रेगुलर है और ऑप्शन है ग्रोथ एंड IDCW। और इसमें एंट्री लोड कोई नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर यदि आप रिडीम करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड आपको लगेगा। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये हैं और एडिशनल जो करेंगे 500 के बाद उसके 1 रुपया या इसके मल्टीपल में आप। अब बात करते हैं इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में। ये जो इन्वेस्ट करेगा टोटल एसेट्स का 80% एसेट्स इन्वेस्ट करेगा इनोवेटिव कंपनीज में। और इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि ये फंड किसी एक सेक्टर या एक कैप में इन्वेस्ट नहीं करेगा। दे विल इन्वेस्ट द एसेट्स इन अक्रॉस द सेक्टर और अक्रॉस द कैप एंड इन दोज कंपनीज which drives the innovations across the themes और caps। इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर कैप में नहीं करेगा, बल्कि उस कंपनियों में करेगा जो किसी भी सेक्टर का, किसी भी थीम का, किसी भी कैप का हो सकता है, जिसमें which drives the innovation। और जहां तक इनोवेशंस की, इनोवेटिव कंपनीज की बात है, वो इन्वेस्ट करेंगे लाइक फिनटेक कंपनी में, ऑटो या ऑटो एंसिलरीज में, इंटरबेस्ड कंपनीज में, MNCs में और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं। इस फंड के बारे में इनके निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के जो CEO हैं वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि अगले 20 सालों में हिंदुस्तान में इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अधिक इन्वेस्टमेंट होंगे। और वो ये भी कहते हैं, और ये बात सच भी है, कि डिफरेंशिएशन थ्रू इनोवेशन इज द की फैक्टर इन सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। इसका मतलब यदि आपको डिफरेंट रहना है तो इनोवेशंस करना पड़ेगा, और विच इज द की फैक्टर्स इन द सक्सेस ऑफ एनी। जो चीजें आप नई लाएंगे बाजार में वो एक सक्सेस है, सक्सेस वे है जस्ट टू बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। अब ये बातें तो बहुत ठीक दिख रही हैं। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें, क्या क्या रिस्क इसमें संभावनाएं हैं। पहला, इनोवेशन थीम अपने आप में एक डिबेटेबल फैक्टर है। इनोवेशन थीम, इट मे बी इनोवेटिव फॉर यू, इट मे नॉट बी फॉर अदर पर्सन, सो इट इज ए डिबेटेबल फैक्टर। और जब भी इनोवेशंस होते हैं उसके साथ हमेशा रिस्क होता है, और सम रिस्क कैन रिजल्ट इनटू फेल्योर। कुछ रिस्क ऐसे हैं जो फेल्योर हो जाएंगे, जैसे ही फेल्योर करेंगे that will deteriorate, that will affect the company's profitability and its reputations as well। इसका मतलब इनोवेशन में यदि बातें चल गई काफी बेहतर, लेकिन रिस्क भी इन्वॉल्व हैं, और उस रिस्क इन्वॉल्वमेंट के चलते हो सकता है कि आपका जो इनोवेशन है वो फेल हो जाए, जिसके कारण कंपनी लॉस में जाएगी और उसका रेपुटेशन भी रिस्क पे रहेगा। नंबर 2, चूंकि ये एक थीमेटिक फंड है, थीमेटिक फंड की अपने आप में कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम,
अनप्रेडिक्टेबल मार्केट साइकिल। ये कहते हैं कि ये आप जिस थीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मार्केट साइकिल अनप्रेडिक्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल, इफ फंड मैनेजर ने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छी खासी चल रही है रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन जिस टाइम ऑयल प्राइसेस कम होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप्स अपने आप ही कम हो जाएगा। द सेकेंड वन, डेप्रिसिएशन फ्रॉम एब्सोल्यूशंस। इसका मतलब जब भी थीम आती है नई, मार्केट में काफी डिमांड होता है, धीरे धीरे उसका डिमांड, उसका डेप्रिसिएशन होना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम सोलर एनर्जी की बातें करें तो सोलर एनर्जी का आज के दिन में अच्छा खासा मार्केट है, लेकिन जिस दिन बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई नया ब्रेक थ्रू आएगा, इसका डिमांड अपने आप, सोलर एनर्जी का डिमांड अपने आप बाजार में कम हो जाएगा, वो डिप्रिशिएट कर जाएगा। नंबर थर्ड, द रेगुलेटरी चेंजेस। इट मीन्स सरकार के कायदे कानून पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करते हैं। कौन सा सेक्टर, कौन सा थीम अच्छा चलेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम वही सोलर एनर्जी की बातें करें, आज के दिन में मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी डिमांड होने का एक कारण ये भी है, और सब कारणों के बीच, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन द डे सरकार को ये लगे कि अब सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करना है, उस दिन से ही इसका परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अदर फैक्टर्स की, जैसे देयर इज नो वे टू चेक द परफॉर्मेंस। ये इस तरह का फंड एक नया फंड है, इसका कोई हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल मार्केट में नहीं है। हालांकि ये सही नहीं है कि हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से कोई जरूरी है कि आगे भी वो परफॉर्मेंस रिपीट करे, लेकिन फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी परफॉर्मेंस और फॉर एस्टिमेशन ऑफ एनी परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस केस में इस म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल डाटा कोई अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, एक नया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट के साथ कई सारी समस्याएं, कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड लेवल। इसका डिमांड लेवल कितना है, जिस इनोवेटिव कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डिमांड कितना है, उसकी प्राइसिंग कितनी है, उसकी कंपीटिटिव डायनेमिक्स क्या है। अब हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन की, लेकिन कंक्लूजन के पहले, जैसा मैं बार बार कहता हूं, एनएफओ सस्ता कभी नहीं होता। एनएफओ में पार्टिसिपेट तभी करना चाहिए जब उसमें कुछ नई फीचर्स, नई ऑफरिंग हो। अब जहां तक इस एनएफओ का सवाल है, इसमें कुछ नए फीचर्स हैं, लेकिन नए फीचर्स के साथ साथ इसमें रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है। तो यदि आप खतरों के खिलाड़ी हैं, ये फंड आपके लिए बेहतर है। आपको कुछ नई फीचर्स, नई ऑफरिंग्स हैं इसमें, लेकिन यदि आप रिस्क एवर्स हैं तो इट इज बेटर टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दिस एनएफओ। इसका मतलब यदि आप खतरों के खिलाड़ी हैं, आप खतरा लेके कुछ नई चीज पा सकते हैं, पाने का मादा रखते हैं, तो यू कैन हैव दिस, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस एनएफओ। लेकिन यदि आप रिस्क एवर्स हैं, रिस्क लेने में घबराहट होती है, तो बेहतर है आपके लिए कि आप इस एनएफओ से दूर रहें। थैंक यू।